हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे। मैं लेकर के आया हूँ हिंदी का सेकंड वीडियो। और हिंदी का जो सेकंड वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं और उसकी बोलियों के बारे में। तो हम बिना लेट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो हिंदी है, हिंदी का उल्लेख यदि संवैधानिक रूप से देखें तो हिंदी का उल्लेख अनुसूची 8 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुसूची 8 में किया गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में किया गया है। यदि हम बात करें तो जो भाषा है, भाषा में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाषा में साहित्यिक रचनाएं होती हैं। ठीक है, भाषा में साहित्यिक रचनाएं होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि साहित्यिक रचनाएं होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज जानना जरूरी है। साहित्यिक रचनाएं की जाती हैं आपकी भाषा में। अब बात करते हैं कि जो भाषा है, भाषा का ही स्वरूप है उपभाषा। भाषा का क्या स्वरूप है? उपभाषा। भाषा को यदि उसके छोटे स्तर पे यदि भाषा को बांट दें तो उसे उपभाषा कहते हैं। और उपभाषा मिलकर बनता है बोलियों से। याद रखिए, किससे मिलकर बनता है? बोलियों से। बोलियों से मिलकर के आपका क्या बनता है? उपभाषा बनता है। इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बोलियाँ, सबसे पहले इसमें समझना जरूरी है कि ये बोलियाँ क्या है। बोलियों की यदि हम बात करें तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को आपको बोली कहते हैं। मतलब पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र में ही बोली जाती हो और उसके बाद कोई दूरी जाए तो कुछ और बोली हो जाए। जैसे आप लोग कहा गया है 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। एक कहावत है, बहुत अच्छा कहावत है। 4 कोस पर, कहावत क्या है? 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। इसका मतलब समझिएगा, 4 कोस पर पानी बदले, मतलब कि 4 कोस की दूरी पर जाते हैं, 4 कोस की दूरी तय करते हैं तो जो पानी का स्वाद होता है वो चेंज हो जाता है। उसी तरह 8 कोस की दूरी पर चेंज करने के बाद लोगों की जो बोलने की जो बोलते हैं लोग, उसमें परिवर्तन मिलने लगता है। इसलिए कहावत बहुत फेमस है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। मतलब कहा जाता है कि 8 कोस पर लोगों की बोलियां चेंज हो जाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 8 कोस पर जाने के बाद लोगों की भाषाएं चेंज हो जाती हैं। भाषाएं नहीं चेंज होती हैं, बोलियां चेंज होती हैं। ठीक है, और सीमित क्षेत्र में जो, तब इसका एग्जाम्पल सिंपल सा क्या हो जाएगा इसका, यदि हम समझे तो कि सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है भाषाएं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोलियां। लेकिन यदि बोलियों का ही क्षेत्र को हम लोग क्या कर दें? विस्तार कर दें। बोलियां का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का हम विस्तार कर दें। यदि बोलियों के क्षेत्र का विस्तार कर दें तो जो बनता है उसे हम बोलते हैं भाषा। क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। मतलब बोलियों के क्षेत्र को यदि विस्तारित रूप से हम पढ़ें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपभाषा। क्या बोलते हैं? उपभाषा। यदि हम बात करें हिंदी की तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? हमको समझना है हिंदी। यदि हम हिंदी के एक्सप्लेन करें अच्छे से तो हिंदी में कुल टोटल 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। यदि हम उपभाषाओं की बात करें, 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले उपभाषा की यदि हम बात करें तो हमारा सबसे बड़ी उपभाषा आती है पश्चिमी हिंदी। क्या आती है? पश्चिमी हिंदी। दूसरे पे हमारा क्या बात करें तो क्या आएगा? पूर्वी हिंदी। तीसरे पे हमारा कौन सा आ जाएगा? बिहारी हिंदी। तीसरे पे हमारा जो आ जाएगा, चौथे पे जो आ जाएगा वो है हमारा पहाड़ी हिंदी। और 5वें पे जो आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा राजस्थानी हिंदी। मतलब कि हमारे जो भाषा हिंदी है, हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है? 5 उपभाषाएं कौन कौन सी होगी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। इन 5 उपभाषाओं में बांटा गया है हिंदी को। अब इसके अलावा इन 5 उपभाषाओं को याद रखिएगा, 5 उपभाषाओं को कुछ जगह 17 और कुछ जगह 18
मतलब कुछ जगह 17 और कुछ जगह 18 मिलता है, मतलब कि 5 उपभाषाओं को 17 या 18 बोलियों में बांटा गया है। याद रखिएगा किस में बांटा गया है, बोलियों में बांटा गया है। कितने, 17 या 18। कुछ जगह 17 और कुछ जगह 18 मिलता है, तो अप्रॉक्सीमेट हम मान के चलते हैं 18 या 17 है। देखिए चूंकि बोलियां थोड़ा सा चेंज होती है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन मान कर चलेंगे इसकी 18 बोलियां हैं। ठीक है, कुछ जगह 17 लिखा हुआ है कि इतने बोलियों में बांट दिया जाता है 5 उपभाषाओं को। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो हिंदी है, हिंदी को इन उपभाषाओं और बोलियों में बांटा कैसे गया था, किन भाषाओं में किसने इसको बांटा था, तो ये जानना भी जरूरी है। तो याद रखिए कई बार एग्जाम में आया है, मैं बता दे रहा हूं। 1889 ईस्वी में 1889 में आपके एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आपका जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने आपको उपभाषाओं और बोलियों में विभेदीकरण किया, मतलब बांटा। मतलब कि भाषा को उपभाषाओं और बोलियों में बांटने का जो काम किया था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था, और कब किया था, 1889 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब जानना यहां पे जरूरी क्या है, अब समझना क्या है कि मैंने कहा कि भाषा में साहित्यिक रचनाएं होती हैं, तो क्या उपभाषाओं में साहित्यिक रचनाएं होती हैं? हाँ, समझिएगा कि कुछ उपभाषाओं में साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। इसके अलावा क्या बोलियों में भी साहित्यिक रचनाएं हुई हैं? हाँ, कुछ ऐसी बोलियां हैं जैसे ब्रजभाषा हो गया, अवधी हो गया, इनमें आपकी रचनाएं हुई हैं। ब्रजभाषा और अवधी बोली में आपकी कुछ साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। तुलसीदास जी की ले लीजिए, उन्होंने जो रचनाएं की हैं वो भी आपकी बोलियों में आती है, बोली है और बोलियों में उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। तो कुछ ऐसी हमारी बोलियां हैं जिनमें साहित्यिक रचनाएं हुई थी। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से हमारी क्या क्या चीजें क्लियर हो गई। हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया, इन उपभाषाओं को 17-18 बोलियों में बांटा गया है। इनको विभक्तिकरण करने का काम किसने किया था, 1889 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ठीक है, इतना चीजें क्लियर हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रत्येक अलग अलग कि जितने पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, इन बोलियों में उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, और वो बोलियों का पर्टिकुलर क्षेत्र कौन सा है, कहाँ पर ये बोली बोली जाती है, इसमें साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, किसमें साहित्यिक रचनाएं सर्वाधिक हुई हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो भाषाएं हमारी हैं, सबसे पहले मैंने कहा था कि कुछ जो उपभाषाएं हैं उन उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां हैं उसके बारे में जान लें। तो सबसे पहले जानना एक और जरूरी है कि जो भी हमारी उपभाषाएं हैं, याद रखिएगा जो उपभाषा ये है, हमने पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बात की, तो यह किसी न किसी भाषा के अपभ्रंश से हुआ है। तो ये जिसका अपभ्रंश है वो है सौरसेनी। सौरसेनी के अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का निर्माण हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पश्चिमी हिंदी में कुछ साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, पश्चिमी हिंदी में कुछ साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। और दूसरा हमारा देखते हैं, वो है हमारा सारे 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हम पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का जो बात है तो यह अर्धमागधी के अपभ्रंश से हुआ है। किसके अपभ्रंश से हुआ है, अर्धमागधी के अपभ्रंश से इसका निर्माण हुआ है। किसका, पूर्वी हिंदी का। अब बात करते हैं आगे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। बात करते हैं बुंदेली। बुंदेली यदि हम बात करें तो बुंदेली मेनली यदि हम बात करें तो छतरपुर चूंकि कहां पर है, छतरपुर की बात करें तो कहां पर ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, छतरपुर के क्षेत्र में आपकी एमपी में बुंदेली बोली जाती है। लेकिन कुछ जगहों पे, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर आपकी बुंदेली बोली जाती है। अगला आता है कन्नौजी, बहुत फेमस है। कन्नौजी मेनली आपका कन्नौज, उत्तर प्रदेश के कन्नौज के क्षेत्र में कन्नौजी बोली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कन्नौजी पूछ दे तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, कन्नौज के क्षेत्र में कन्नौजी बोली जाती है। इसके अलावा जो अगला मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली में कभी कभी एग्जाम में आता है, आपका नाम सुना होगा, एक बहुत फेमस है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो की जो साहित्यिक रचनाएं, सबसे पहले खड़ी बोली में साहित्यिक रचनाएं जिसने किया था वो अमीर खुसरो थे। ठीक है, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। खड़ी बोली में साहित्यिक रचनाएं बहुत ज्यादा हुई हैं। खड़ी बोली को खड़ी बोली ही नहीं कहा जाता, याद रखिएगा। खड़ी बोली के एक और नाम से जानते हो, वो एग्जाम में कई बार पूछा है, कौरवी। याद रखिएगा, खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। याद रहेगा कि खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है, कई बार एग्जाम में ये आया है। यदि हम बात करें
तो इसको खड़ी बोली चूंकि बोला कहा जाता है, तो बस इतना याद रखिए कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर खड़ी बोली बोला जाता है। मतलब सहारनपुर, मेरठ, नोएडा वाला क्षेत्र हो गया आपका, सहारनपुर का क्षेत्र हो गया आपका, बात करें कि दिल्ली वाला क्षेत्र हो गया, दिल्ली वाले बेल्ट में जो भी क्षेत्र आ जाएंगे वह आपकी कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए किससे नाम जाना जाता है? कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा साहित्यिक रचनाएं आपकी खड़ी बोली में ही हुई हैं। याद रखिएगा किस बोली में सर्वाधिक साहित्यिक रचनाएं हुई हैं? खड़ी बोली में हुई हैं। अगला हमारा है ब्रज भाषा। ब्रज की बात करते हैं तो ब्रज में एक चीज़ याद आता है, ब्रज में 3-4 चीज़ें याद आती हैं। कौन कौन सी जगह याद आता है? मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, ये इन सब का नाम आपको याद आता होगा। जैसे ही ब्रज का वर्ड है तो ब्रज का वो क्षेत्र आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण के वो क्षेत्र याद आ जाते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहां उन्होंने राज किया था, जिस क्षेत्र में उन्होंने अपनी रासलीला की थी, वो सारी चीजें आपकी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। वो जगह पूरा क्षेत्र आ जाता है। ठीक है। बरसाना आपका फेमस होगा, बरसाना का आपका होली बहुत फेमस है, आपको पता होगा बरसाना की होली बहुत फेमस है। राधा रानी का मंदिर भी आपका बरसाना में ही है। कई बार एग्जाम में आया है कि लाडली राधा का मंदिर कहाँ है? तो बरसाना में है, बहुत फेमस है राधा लाडली राधा लाडली का जो मंदिर है लाडली राधा का, बहुत फेमस है, बरसाना में है। और वहाँ पे लट्ठमार होली फेमस है, पूरा वर्ल्ड फेमस है बरसाना का लट्ठमार होली। तो आपका ब्रज की यदि बात करते हैं तो ब्रज के क्षेत्र में मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन सब आ जाता है। तो मतलब इन क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है वो आपका कौन सा है? ब्रज भाषा। सबसे याद रखिए कौन सा है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसमें भी साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। एग्जाम में याद रखिएगा कि ब्रज भाषा में भी साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं बांगरू, बहुत फेमस है। बांगरू को एक अन्य नाम से भी जानते हैं हरियाणवी। हरियाणवी के नाम से भी बांगरू को जानते हैं। बांगरू के एक और कौन से नाम से जानते हैं? हरियाणवी। यदि हरियाणवी की बात करें तो हरियाणवी और खड़ी बोली ये दोनों थोड़ा सा मिक्स करता है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच करता है, क्योंकि ये बांगरू बोली जाती है मुख्यतः हरियाणा में। कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। इसके अलावा एक और बोली आती है चूँकि इसी में आता है, वो पश्चिमी हिंदी में उसको दक्षिणी कहते हैं। बहुत जगह इसके बारे में बताते नहीं है लोग, लेकिन मैं बता दूं कि एक और आता है, वो आपका है दक्षिणी। दक्षिणी आपका जो बोली है ये भी आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। मतलब कि हमारी कौन कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंदर बोली आ गई? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू, खड़ी बोली या कौरवी, दक्षिणी, या बांगरू को हरियाणवी के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, कि पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है भैया? बुंदेली आ गई, कन्नौजी आ गई, खड़ी बोली होगी, ब्रजभाषा हो गया, हरियाणवी या बांगरू हो गया, और दक्षिणी हो गया। ये चीज़ इतना याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में मुख्यतः यदि हम बात करें तो पूर्वी हिंदी का जो उद्भव होता है वह अर्धमागधी के अपभ्रंश से होता है। ठीक है, पूर्वी हिंदी का उद्भव कैसे होता है? अर्धमागधी के अपभ्रंश से होता है। बात करिए यदि हम पूर्वी हिंदी में मुख्यतः तीन बोली आती हैं। और चूंकि पूर्वी हिंदी में जो बोलियां आती हैं उन बोलियों में एक में साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, वो है आपका अवधी। यदि हम क्षेत्र की बात करें, अवध प्रांत, आपको पता होगा कि अवध प्रांत वह जगह, अभी रामायण आ रहा होगा, आप लोगों ने रामायण को देखा भी होगा, जहां पर रघुकुल वंश या जिसको हम इक्ष्वाकु वंश कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश की बात कर रहे हैं, वह वंश आपका अवध प्रांत में ही था। अवध प्रांत पूरा फैला हुआ। अवध प्रांत का जो हब है वह आपका फैजाबाद था, अयोध्या का जो क्षेत्र था वह हब था, वह राजधानी हुआ करती थी। और चूंकि बाद में जब नवाब आ गए तो नवाबों का भी आपका मुख्य गढ़ आपका वही था, लखनऊ भी उसके अंतर्गत आता है। मतलब इस बेल्ट में जितनी भी जगह होंगे वहां पे अवधी बोली जाती होगी। अवधी में साहित्यिक रचनाएं बहुत हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है? फैजाबाद हो गया, अयोध्या हो गया, फैजाबाद अयोध्या तो सेम हो गया है, नाम एक हो गया है। फिर आपका बाराबंकी हो गया, सीतापुर हो गया, कानपुर, लखनऊ, आपका बगल में जितनी भी जिले, बाराबंकी, इन सारे जिलों में आपको जो बोली जाती है, यहाँ तक कि इलाहाबाद में भी आपकी अवधी बोली जाती है। ये आपका अवधी बोला जाता है। मिर्जापुर में अंशतः बोली जाती है। ये जगह है जहाँ पर अवधी बोली जाती है। एग्जाम में वो क्षेत्र भी पूछ देता है कि कहाँ, यहाँ इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। अवधी में भी बहुत सी साहित्यिक रचनाएं
हुई हैं। अगला बात करते हैं बघेली। बघेली मुख्यतः चूंकि कुछ हिस्सा यूपी के कुछ जगहों पे बघेली बोली जाती है, लेकिन मूलतः यह सर्वाधिक आपको बोली जाती है मध्य प्रदेश में। कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश में। और तीसरा आता है छत्तीसगढ़ी। इंपॉर्टेंट समझिएगा, छत्तीसगढ़ी जो हिंदी है ना, इसके थोड़ा बहुत अंतर है। वहाँ पे ना कुछ शब्दों का मतलब अलग हो जाता है। छत्तीसगढ़ी हिंदी चूंकि मूलतः छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, और वहाँ जो हिंदी बोली जाती है उसमें कुछ मूलतः चेंजेस हो जाती हैं। मतलब कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स, वहाँ कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं, उसके मतलब कुछ और निकल जाते हैं। छत्तीसगढ़ी की खासियत क्या है कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है छत्तीसगढ़ में कौन सी, किस प्रकार की हिंदी बोली जाती है, कौन सी भाषा प्रचलित है। याद रखिएगा, पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी भाषा आती है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। हम अभी डिस्कस किसका किए? पश्चिमी हिंदी का डिस्कस किए, पूर्वी हिंदी का डिस्कस किए। अब चलिए आते हैं बिहारी पे और अदर पे। तो अब देखते हैं आपका बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की यदि बात करें तो बिहारी हिंदी की यदि हम बात करें तो बिहारी हिंदी का जो उद्भव हुआ है यह मागधी के अपभ्रंश से हुआ है। याद रखिएगा, किसके अपभ्रंश से हुआ है? मागधी के अपभ्रंश से हुआ है। ये चीज़ याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अपभ्रंश जितना भी मैं बता रहा हूँ ये पूछा जाता है किसके अपभ्रंश से इसका निर्माण हुआ है। तो यदि हम बात करें तो बिहारी हिंदी का किसके अपभ्रंश से हुआ है? मागधी के अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अब मैं जो इसके बारे में बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यदि हम बात करें मगही, इसमें जो 3 फेमस जो बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, अब बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि जो मगही है, मगही यदि हम बात करें तो मूलतः बिहार में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? मूलतः बिहार में बोली जाती है। मैथिली भी मूलतः आपके बिहार में बोली, कुछ जगहों पे यूपी में भी बोली जाती है। यदि हम बात करें ये तो गया आ जाएगा, हजारीबाग आ जाएगा। यदि हम इसमें बात करें तो दरभंगा, जो भी बिहार के ज़िले हैं उन ज़िलों में कुछ ज़िले हैं जहाँ पर यह बोली जाती है। भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी एक इकलौती ऐसी उपभाषा है, जो बोली है किसकी? हिंदी भाषा की, जो सर्वाधिक बोली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सर्वाधिक बोली जाने वाली यदि कोई बोली है तो भोजपुरी है। भोजपुरी को आपके भाषा में भी शामिल करने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी एक कह दें कि एक विडंबना है कि भोजपुरी सर्वाधिक बोली जाती है। यहाँ तक कि विदेशों में, मॉरिशस और रिशस में भी बोली जाती है। भोजपुरी विदेशों में बोली जाने वाली इकलौती बोली है। लेकिन इसकी विडंबना क्या है? आज तक भोजपुरी में एक भी साहित्यिक रचनाएं नहीं हुई हैं। और भाषा की खासियत क्या है कि उसमें साहित्यिक रचनाएं होनी चाहिए। कहा जाता है भोजपुरी के जनक को भिखारी ठाकुर को आपका भोजपुरी का जनक माना जाता है। एग्जाम में याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया है। भिखारी ठाकुर को आपका भोजपुरी का जनक माना जाता है। सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है, ये इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि बात करते हैं कहाँ बोली जाती है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो पूर्वांचल, पूरा पूर्वांचल बेल्ट, गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया, आजमगढ़ हो गया, बनारस हो गया, ये सारे, गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया, जितने भी वो क्षेत्र बेल्ट आता है पूर्वी, आपका बलिया हो गया, इन सारे क्षेत्र में आपके कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। याद रहेगा कि भोजपुरी सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। वो ये सर्वाधिक कहाँ बोले, इसका जो जनक कौन है? भिखारी ठाकुर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई ऐसी बोली जिसमें सर्वाधिक मूवी बनी हो तो भोजपुरी है। भोजपुरी एक ऐसा बोली है जिसमें सर्वाधिक फिल्में बनी हैं। भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश अर्थात पूर्वांचल में बोली जाती है। अगला आते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहाड़ी हिंदी का खस, याद रखिएगा, खस, पहाड़ी हिंदी खस के अपभ्रंश से, किसके अपभ्रंश से? खस के अपभ्रंश से उद्भव हुआ है। पहाड़ी हिंदी का उद्भव कैसे हुआ है? आपके खस के अपभ्रंश से हुआ है। यदि हम बात करें तो इसमें मुख्यतः 3 बोलियां आती हैं, कुल्लई, गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली और कुमाऊनी का वर्ड यदि नाम सुन रहे होंगे तो याद आ जा रहा होगा आपको, सीधे आपका हिमालय का नाम आ जाता होगा। हिमालय का ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, जो 3 भागों में बांटा गया, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक, इन तीनों रेंज की यदि हम बात करें तो उसमें से गढ़वाल हिमालय और कुमाऊनी हिमालय भी आता है। और चूंकि ये दोनों फैला हुआ है हिमाचल प्रदेश
और उत्तराखंड में, मेनली या उत्तराखंड में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? उत्तराखंड में आपका गढ़वाल और कुमाऊनी हिमालय, कुमाऊनी क्षेत्र फैला हुआ है। जो वहाँ का पहाड़ी क्षेत्र है गढ़वाल का, वहाँ गढ़वाली हिमालय, गढ़वाली बोली जाती है, और कुमाऊं का है वहाँ कुमाऊनी बोला जाता है। चूंकि हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू का क्षेत्र है, वहाँ कुल्लू, वहाँ पे कुल्लई बोला जाता है। कुल्लू मनाली का जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या बोला जाता है? कुल्लई बोली जाता है। इसके अलावा गढ़वाली की बात करें, टिहरी गढ़वाल का नाम सुना होगा। टिहरी गढ़वाल का जो क्षेत्र है वहाँ पे गढ़वाली बोली जाती है। कुमाऊनी में बात करें तो नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, इन जगहों पर आपकी कुमाऊनी बोली जाती है। याद रहेगा। चलिए मेनली अब बात करते हैं अगला, राजस्थानी हिंदी। ये भी बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। राजस्थानी हिंदी की मुख्यतः बात करें तो राजस्थानी हिंदी में मुख्यतः 5 प्रकार की 5 बोलियां आती हैं, अलग अलग 5 बोलियां आती हैं। किसके अंदर? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। यदि हम बात करें कौन कौन सी आती हैं? जयपुरी की यदि हम बात करें, जयपुरी बोली, ये चूंकि बोली जाती है, जयपुरी नाम से क्लियर है कि भैया जयपुर में बोली जाए, पर जयपुर कहाँ है? राजस्थान की राजधानी है। बात करते हैं आगे, हिमाड़ी भी बहुत फेमस है। खांडवा, हिमाड़ी की बात करें तो खांडवा में बोली जाती है। खांडवा है कहाँ पे भैया? मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है। अगला है मालवी की यदि हम बात करें तो उज्जैन, मध्य प्रदेश का ही क्षेत्र ये भी है। उज्जैन वाले क्षेत्र में मालवी बोली जाती है। इसके अलावा आता है ढूंढाड़ी, बहुत फेमस है। ढूंढाड़ी को मैं लिख दे रहा हूं, मारवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ढूंढाड़ी को मारवाड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। जाकर जोधपुर, बीकानेर वाला जो क्षेत्र हो गया, वहां पर आपका ढूंढाड़ी बोला जाता है, और ढूंढाड़ी को मारवाड़ी बोली भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है भीली की बात करें तो भीली मुख्यतः 3 राज्यों में मुख्यतः बोली जाती है। तो भीली कहाँ बोली जाती है? कुछ अंशतः गुजरात में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन 3 अलग अलग राज्यों में भीली बोली जाती है। तो राजस्थानी में कौन कौन से हो जाएंगे? जयपुरी, हिमाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी और भीली। एक चीज छूट गया, राजस्थानी हिंदी का किस अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का उद्भव हुआ? तो याद रखिएगा, शौरसेनी के अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का उद्भव हुआ है। तो ये चीज भी क्लियर कर लीजिएगा। अभी मैं जो आज डिस्कस किया, जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं और बोलियां, मैंने ये चीजें क्लियर कर दी किसके अपभ्रंश से कौन कौन सी 5 उपभाषाएं हैं, और 17 से 18 जो बोलियां हैं कौन कौन सी बोलियां हैं, कहाँ कहाँ मेनली बोला जाता है, मैंने ये भी चीजें डिस्कस कर दी, क्लियर कर दिया। आप इस वीडियो को अच्छे से क्लियरी से देखिएगा, एक एक चीजें क्लियर होंगी। देखिए, मैं जल्दबाजी में मैं बेसिक चीजें बेसिक से पढ़ाना चाहता हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब मेरा ऐसा उठाता, कोई भी टॉपिक उठाता, समास उठाकर पढ़ा देता, कोई भी टॉपिक उठाकर पढ़ा देता, मजा नहीं आएगा। बीच में कोई भी टॉपिक पढ़ा दो, उससे मजा नहीं आएगा। आपको बेसिकली स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अगला हम पार्ट लेकर के जाएंगे, वो वर्णमाला के लेकर आएंगे, जो आपके लिए बहुत फेमस है। और मैं 100% क्लियर करता हूं कि आप एक बार पढ़ के देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि जितना पढ़ा रहा हूं, यदि मन से पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। बस जितना आज पढ़ाया हूं इसको अच्छे से क्लियर, अच्छे से ध्यान से समझिएगा, एक इसका नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स पे लिखते जाइएगा। ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही है।